Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारे दो पार्ट जो हैं किताब के, दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 तंतु से वस्त्र तक शुरू करेंगे। देखो बच्चों, तंतु से वस्त्र तक से क्या अभिप्राय है कि जो हम कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो ये कपड़े जो हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, यही सारा हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, कपड़े की दुकान पर अगर हम घूमने जाते हैं तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि कई तरह के कपड़े हैं वहाँ पे। बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और जो डस्टर हैं, वो कई प्रकार के कपड़े वहाँ पे बाज़ार में उपलब्ध हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार जो के कपड़े हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों से बने होते हैं। जैसे बस्ते हैं, हमारे बोरे हैं, तो वो सब क्या है, अलग अलग तंतुओं से मिलकर बने हैं। तो वस्त्रों में क्या होती है बच्चों, विविधता होती है। गर्मियों में जैसे हम इस प्रकार के पदार्थ से बने कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी कम लगे, पसीना जो है वो हमारा सोख ले, तो इस प्रकार के जो सूती वस्त्र होते हैं वो पहने जाते हैं। सर्दियों में हम इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जिससे जो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की जो ताप है वो बाहर ना निकले और हमें ठंड से हमारा बचाव हो सके, तो उस समय हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, है ना। रेशमी और जो कपड़े होते हैं वो हम ओकेशनली कोई शादी ब्याह में या किसी पार्टी वगैरह में पहनते हैं। तो ये कुछ महंगे होते हैं जैसे रेशमी वगैरह, तो हम बाहर की पहनते हैं। तो इसलिए ये जो कपड़ों की जो है वो विविधता है। और वो कपड़ों की विविधता क्या है, वो कपड़ों की विविधता इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से, अलग अलग प्रकार के तंतुओं से मिलकर बनी है। अब देखो, अगर हम देखते हैं कि कपड़ा जो है वो आखिर किससे बना है, तो आप क्या करें, एक कपड़ा लें, सूती कपड़ा लें और उसको काटें। काटने के पश्चात आप देखोगे कि उसमें से बारीक बारीक धागे जो है, जैसे मान लेते हैं ये एक कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है, और इसको काटने के पश्चात हम देखेंगे यहाँ से एक बारीक बारीक धागे से निकले हुए दिखाई देंगे। जब हम एक धागे को खींचेंगे, ठीक है, तो जब एक धागे को खींचते हैं तो इस तरीके का धागा जो है वो यूँ निकलता जाता है। तो इसका मतलब है कि जो कपड़े हैं वो क्या है, एक पतले पतले धागों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिसे तागा या तागा भी बोलते हैं, धागे को तागा भी बोलते हैं। तो धागों से मिलकर बनते हैं। अब देखिए, तंतु क्या होते हैं, इसके लिए आपके एक क्रियाकलाप दे रखा है। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकाले। एक धागा, जैसे ये सूती कपड़ा है, इससे एक धागा हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और बाहर निकालने के पश्चात जैसे देखो बच्चों, ये जो धागा है, ये मेरे पास धागा है और इसे मैंने सूती कपड़े में से बाहर निकाल लिया है, ठीक है, ये एक धागा है। अब इसके बाद में क्या है कि धागे के टुकड़े को एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए और धागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोंचिए। क्या देखते हैं हम देखते हैं कि ये पतली लड़ियों में विभक्त हो जाता है। जैसे ये धागा है बच्चों, तो जब इसको भी हम और पार्टीशन कर सकते हैं, कोई भी धागा है तो वो और भी सूक्ष्म लड़ियों से मिलकर बना होता है, और उन सूक्ष्म लड़ियों को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। तो आप आज ही ये प्रयोग करिएगा। ये देखिए, जैसे ये धागा है और इसमें से भी सूक्ष्म, ये देखो, तंतु निकल रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो धागा होता है वो भी सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना होता है। सुई से धागे को पिरोने का प्रयास करते हैं। जब हम सुई से, कभी आपने धागा पिरोया होगा, तो हम देखते हैं कि कई बार धागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। धागा तो एक ही है, पर उसका जब हम उसको तोड़ते हैं तो वो पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। और कई बार एक छोटी सी लड़ी ही अंदर जाती है, पूरा धागा अंदर नहीं जाता है। तो
ऐसा होने पर धागे की सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। मतलब धागा जो है वो खुद एक पतली लड़ी के समान दिखता है, और ये जो धागा है, जो लड़ियाँ हैं पतली, वो भी अन्य सूक्ष्म लड़ियों से मिलकर बनी हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। जो सूक्ष्म लड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं हम? पतली जो लड़ियाँ हैं उनको तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे में भी आगे तंतुओं से मिलाकर बने धागे तंतु से मिलकर बने होते हैं। देखो बच्चों, तो इसमें आपको क्या समझ में आया? इतना देखो, वस्त्र जो है वो किससे मिलकर बना है? वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागा तंतुओं से मिलकर बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जो वस्त्र है वो किससे मिलकर बना है? धागों से मिलकर बना है, और धागे जो होते हैं वो और पतली लड़ियों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्र, अब ये जो तंतु हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? देखो, तंतु बच्चों दो प्रकार के होते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं। तंतु के प्रकार, दो प्रकार के तंतु हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक तंतु, और दूसरे होते हैं संश्लेषित, या इसको संश्लिष्ट भी बोलते हैं। आपकी बुक में संश्लिष्ट दे रखा है ना? संश्लिष्ट तंतु। तो बच्चों, तंतु जो हैं अगेन दो भागों में बांटे हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। या संश्लिष्ट का मतलब होता है जिनका संश्लेषण किया गया है, जिन्हें बनाया गया है, और प्राकृतिक जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो प्राकृतिक तंतु होते हैं जैसे सूती कपड़े हैं, जूट है, रेशमी ऊनी वस्त्र है, ये पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई और जूट पादपों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक तंतु के उदाहरण हैं, और ऊन और रेशम जो है वो किससे? जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं। ऊन भेड़ और बकरी की कर्तिक ऊन से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार खरगोश, याक, ऊंट के बालों से भी जो है तंतु प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। तो देखो बच्चों, अलग अलग प्रकार के तंतु जो होते हैं वो प्राकृतिक। तो प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? वे तंतु जो पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वे तंतु जो पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अगर प्राकृतिक तंतु की परिभाषा आती है तो आप क्या लिखोगे? वे तंतु जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम
प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और प्राकृतिक तंतु के उदाहरण क्या हो गया, जैसे कि जो सूती वस्त्र है, ठीक है, सूती वस्त्र जो है वो किससे प्राप्त होते हैं, हमें कपास से, ठीक है। और जूट जो है, जूट के जो वस्त्र हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, जूट पे पौधे से, जूट के पौधे से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जो ऊन है, ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ बकरी से, ठीक है। ऊन ज़्यादातर भेड़ से ही प्राप्त होती है तो भेड़ ही लिख लें। रेशम जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से, रेशम कीट, ठीक है बच्चों। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे और संश्लेष और जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे, वो अलग से मैं आपको और लिखवा दूंगी। अब है संश्लिष्ट रेशे। संश्लिष्ट रेशे या तंतु एक ही बात होती है, इसलिए मैं रेशे भी बोल रही हूँ, कभी तंतु बोल रही हूँ, तो कन्फ्यूज नहीं, तंतु भी और रेशे से एक ही बात है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता रहा। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं हैं से तंतुओं का निर्माण किया गया और इन्हें संश्लिष्ट रेशे कहते हैं या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। मतलब ऐसे रेशे ऐसे पदार्थ या ऐसे रेशे जिनका स्रोत प्राकृतिक नहीं है, जिन्हें बनाने का स्रोत जो है वो प्राकृतिक नहीं है, जिनको रसायनों की सहायता से बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों की सहायता से बनाया जाता है, उन्हें हम संश्लिष्ट रेशे कहते हैं। तो क्या आएगा, वे तंतु जिन्हें रसायनों की सहायता से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ठीक है। तो वे तंतु जिन्हें रसायनों की सहायता से प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है उन्हें हम कहते हैं संश्लिष्ट तंतु। और संश्लिष्ट तंतु जो हैं उनके उदाहरण क्या आएंगे बच्चों, उदाहरण है पॉलिस्टर, नायलॉन आदि। ये सारे क्या हैं, संश्लिष्ट रेशे हैं। संश्लिष्ट या फिर इनको कृत्रिम रेशे भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो वस्त्र होते हैं वो बने होते हैं धागों से और धागा बना होता है तंतुओं से। और जो तंतु होते हैं वो अपने स्रोत के आधार पर कि जहाँ से वो मिलते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। जो प्राकृतिक तंतु हैं वो मिलते हैं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से, या तो पेड़ पौधों से मिलेंगे या फिर किससे मिलेंगे, जीव जंतुओं से। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक जो तंतु हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र किससे मिलता है, कपास से। जूट, पटसन, वो सब किससे मिलते हैं, हमें पादपों से मिलते हैं। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जैसे रेशम, ऊन है, रेशम है, और याक और बकरी, इनसे भी हमें जो उनके बाल हैं उनसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा फिर आते हैं संश्लिष्ट तंतु पे। तो संश्लिष्ट तंतु वे तंतु होते हैं जिन्हें रसायनों की सहायता से प्रयोगशालाओं में इनका निर्माण किया जाता है। और बच्चों, इन रसायनों का स्रोत जो है वो प्राकृतिक नहीं होता, किसी भी पेड़ पौधों या जीव जंतु से ये रसायन प्राप्त
नहीं होते, इन्हें प्रयोगशालाओं में ही इनका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले जो तंतु हैं उन्हें संश्लिष्ट रेशे या फिर इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, या फिर संश्लेषित रेशे जो बनाए गए हैं तो बनाए गए रेशे भी कहते हैं। जैसे एक्रिलिक है, नायलॉन है और रेयॉन है, ये सारे जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेशे होते हैं। अब बच्चों मैं लिखवा देती हूँ आपको कि अलग अलग रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं। अब देखो बच्चों, प्रश्न कैसे आते हैं, ऐसे आ जाता है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं के नाम लिखिए, या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के नाम लिखिए, या फिर संश्लिष्ट तंतुओं के नाम लिखिए। तो देखो, प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु जो हैं वो कौन कौन से हैं, पादप तंतु। दो भागों में बांट दिया इसको। प्राकृतिक तंतु को दो भागों में बांट दिया। कौन से, पादप तंतु जो पादपों से प्राप्त होते हैं, और जांतु तंतु जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक तंतु तो पहला है तंतु का प्रकार और दूसरा संश्लिष्ट तंतु है। तो पादप तंतु जो होते हैं वे प्राकृतिक तंतु जो पादपों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास और जूट, पटसन, नारियल के तंतु आदि। ठीक है, नारियल के जो ऊपर के रेशे होते हैं उसका उपयोग भी जो गलीचे हैं और मैट्स वगैरह, कारपेट वगैरह होते हैं उनको बनाने में उसका उपयोग भी किया जाता है। थैले भी बनते हैं इनसे। जांतु तंतु होते हैं वे प्राकृतिक तंतु जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इसमें उदाहरण क्या आएगा बच्चों, ऊन, ठीक है, जो किससे प्राप्त होती है, भेड़ से। रेशम किससे प्राप्त होती है, रेशम कीट से। और याक, बकरी, ऊंट आदि के बालों से बने वस्त्र। ठीक है, याक, बकरी, ऊंट आदि के बालों से बने वस्त्र भी जांतु तंतु का उदाहरण है। तो बच्चों समझ में आया, तंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु वे तंतु होते हैं जो पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ये दो प्रकार के हो गए प्राकृतिक तंतु, पादप तंतु और जांतु तंतु।
पादप तंतु वे प्राकृतिक तंतु जो पादपों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास है, कपास, जूट है ना, पटसन, नारियल के तंतु, ये सारे इसके उदाहरण हैं। दूसरा आता है जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें जांतु तंतु कहते हैं। जैसे ऊन जो है वो भेड़ से प्राप्त होती है, रेशम कीट से प्राप्त होता है, याक, बकरी, ऊंट आदि के बालों से बने तंतु। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों कुछ पादप और तंतुओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनसे हमें कपड़े प्राप्त होते हैं। जैसे देखो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो तंतु होता है वो होता है रुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि रुई से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनते हैं, है ना। तो देखो बत्तियां बनाने में काम आती है रुई। रुई को क्या करें, आज आप घर पे प्रयोग करना कि रुई का छोटा सा टुकड़ा लेना और उसको खींचना, धीरे धीरे से खींचना, और उसको आप क्या करते रहेंगे, उसको मलते रहना इस तरीके से कि वो किसका रूप ले लेगा? धागे का रूप ले लेगा। धीरे धीरे उसको खींचते जाओ और घुमाते जाओ, खींचते जाओ, घुमाते जाओ, हल्का हल्का खींचो, जहाँ से मोटा रह गया वहाँ से थोड़ा सा पकड़ के खींच लो और उसको घुमाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो पतले धागे का रूप लेता है। अब देखो बच्चों ये जो रुई है वो कई काम आती है, जैसे गद्दों, रजाइयों, तकियों को बनाने में भी काम में आती है। इसके अलावा इससे जो है वो कपड़े भी बनाए जाते हैं, सूती कपड़े बनाए जाते हैं। इसको खेतों में उगाया जाता है और साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। खेतों में क्या उगाए जाते हैं? कपास के पौधे उगाए जाते हैं। अब देखो बच्चों कपास हमारे देश में कपास पादप के फल लगभग जो नींबू की आकृति का होता है, जिसे कपास गोलक कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो जो रुई है वो किससे प्राप्त होती है? जो रुई कपास मतलब है वो किससे? कपास गोलक से। एक नींबू की आकृति का फल लगता है कपास के पौधे पर, जिससे प्राप्त होता है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं और जब कपास तंतु से ढके बिनोले को देखा जा सकता है। अब कपास के अगर अपन ने खेत देखे हो, अगर किसी बच्चों ने खेत देखे हो, तो वो जब कपास के फूल जो फल होता है वो जब फटता है तो उस समय जब पक जाता है, मतलब पकने के बाद वो फट जाता है, और फटने के पश्चात जब उस खेत को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ पूरे खेत में फैल रखी हो। इस समय खेत कपास के रवों से इतना ज़्यादा श्वेत हो जाता है जैसे बर्फ़ से ढका हुआ हो। साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्तचयन, हाथों के द्वारा कपास को अलग निकाल लिया जाता है और इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। देखो बच्चों जो कपास है, रुई तंतु, रुई ये किससे प्राप्त होती है? कपास के फल, जिसको क्या कहते हैं? कपास गोलक। कपास गोलक से प्राप्त होती है। अब इसे जो वातावरणीय परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? वातावरणीय परिस्थिति उष्ण वातावरण में, वातावरणीय परिस्थिति उष्ण वातावरण होना चाहिए। मतलब जो गर्म इलाके होते हैं वहाँ कपास की खेती जो होती है वो अच्छी होती है, और जलवायु जो है वो उष्ण होनी चाहिए। और इसके अलावा और काली मिट्टी व काली मृदा,
ठीक है। तो वातावरणीय परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए? उष्ण जलवायु और काली मृदा। अब इसमें क्या करते हैं, जो कपास बौलों से कपास को हस्त द्वारा अलग कर लिया जाता है। तो कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन मतलब हाथों से निकालकर हस्त चयन द्वारा पृथक कर लेते हैं। ठीक है। और फिर इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कपास को बीजों से कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, जिसे कपास ओटना कहते हैं। कपास ओटना कहते हैं। ठीक है। और आजकल हाथों की जगह मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है कपास ओटने में। तो बच्चों समझ में आया आपको? जो रुई है, रुई के लिए कपास किससे प्राप्त होती है? कपास के फल, कपास जिसे कपास गोलक कहते हैं, उससे प्राप्त होती है। वातावरणीय परिस्थिति जलवायु उष्ण होनी चाहिए और काली मृदा होनी चाहिए। कपास गोलकों से कपास को हस्त चयन द्वारा क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। और कपास को बीजों से कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। बीज से अलग करते, क्योंकि बीच में एक बीज होता है, उससे कपास को अलग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कपास ओटना। क्या कहते हैं? कपास ओटना। इसे हाथों से भी किया जाता है और आजकल इसका प्रयोग मशीन के द्वारा भी इसको कपास ओटने का कार्य किया जाता है। तो होमवर्क लिख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 1, प्राकृतिक व संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? प्रश्न 2, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। पहला, जांतु तंतु जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पादप तंतु जो पादपों से प्राप्त होते हैं, और तीसरा संश्लिष्ट तंतु संश्लिष्ट तंतु जो कि प्रयोगशालाओं में संश्लेषित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गृह कार्य है। इसे करना है और याद करना है, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपका मूल्यांकन लूँगी।